नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर मिल रही है। ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया है। एक बार फिर से लोकसभा में पास हुआ है। ट्रिपल तलाक बिल के पक्ष में 303 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 82 वोट पड़े हैं। मैं आपको बता दें कि कई पार्टियों ने वोटिंग का बहिष्कार किया, जिसमें जेडीयू भी शामिल हुई। जेडीयू ने साफ खड़े होकर बीजेपी के बिल का विरोध किया और कहा कि यह समाज केवल संविधान से ही नहीं चलता, रीति रिवाज से चलता है, परंपरा से चलता है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में जेडीयू का स्टैंड रखा। इसके बाद जब वोटिंग की बारी आई तो जेडीयू के तमाम सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया वोटिंग का। और इसके बाद केवल जेडीयू नहीं, टीआरएस, टीएमसी और इसके अलावा हम आपको बता दें कि दूसरे भी दल थे जिन्होंने बहिष्कार किया वोटिंग का। इसके अलावा बीजू जनता दल ने बिल का विरोध किया। कुल 82 वोट खिलाफ में पड़े हैं, जबकि पक्ष में 303 वोट पड़े हैं और लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास कर लिया गया है। अब इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। वहां पर जिस तरीके का रुख जेडीयू ने दिखाया है लोकसभा में, वहां पर थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है सरकार को राज्यसभा में। हम आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया है। तो टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, टीएमसी और जेडीयू ये पार्टियां रही जिन्होंने बिल का वोटिंग का बहिष्कार किया। इसके बाद बिल ये पास होना ही था। तो बीजेपी के पास अकेले 303 सांसद हैं। तो हम आपको बता दें कि बिल के समर्थन में 303 वोट पड़े और विपक्ष में 82 वोट पड़े। तो लोकसभा चुनाव के ठीक बाद से ही बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक मुद्दा शांत होता नहीं है कि दूसरा मुंह उठाकर सामने आ जाता है। अभी ताजा मामला है ट्रिपल तलाक का, और इस मामले में बीजेपी और जेडीयू दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। जाहिर है एक बार फिर से दोनों दलों के दरमियान सियासी तल्खी नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, चीफ जस्टिस ने कहा संसद कानून बनाए, हम कानून बना करके आए तो कहा जाए इसका विरोध करें। तो क्या ये जो हमारी विक्टिम बहनें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने घर में टांगे? कोई कार्रवाई नहीं हो सकती सर। आप किसी कानून को बनाकर पति पत्नी के रिश्ते को तय नहीं कर सकते। कई लोग कहे बातें आई कि संविधान की बात सब कुछ है, लेकिन यह समाज सिर्फ संविधान से नहीं चलता है। यह समाज रीति रिवाज से भी चलता है, परंपरा से भी चलता है। और उस समुदाय में एक परंपरा है, उस परंपरा को खत्म करने के लिए कोई आपको ऐतिहासिक कदम उठाना पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पेश कर दिया। अपने भाषण में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह साफ कर दिया कि ये मुस्लिम औरतों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है और ये हिंदुस्तान की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए है। मुस्लिम समाज में रिश्तों को परिभाषित करने वाला ये कानून अब सरकार के लिए सियासी रिश्तों की परेशानी लेकर आया है। जेडीयू ने पहले की तरह एक बार फिर से कह दिया कि इस मुद्दे पर उनका स्टैंड क्लियर है। एक कदम आगे बढ़कर जेडीयू के सांसद पवन वर्मा ने कहा कि बीजेपी से संबंधों का ख्याल हमेशा उनकी पार्टी ही क्यों रखे, बीजेपी को भी रखना चाहिए। 3 तलाक के हम लोग का, हमारी पार्टी का स्पष्ट है, 3 तलाक के हम लोग विरोध करेंगे और जब सदन में लाया जाएगा तो उसका हम चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक न रहे और सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रथा को रद्द कर दिया है। अब पार्लियामेंट को एक कानून बनाना है। उस कानून की क्या रूपरेखा हो, उस पर हम चाहते हैं कि विस्तार से चर्चा हो। पिछले कुछ दिनों से बिहार एनडीए में कई मुद्दों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। अब 3 तलाक का नया मुद्दा सामने आ गया और इस बिल पर जेडीयू ने जो रुख सामने रखा है, एक बार फिर दोनों दलों के नेता दो सुर में बात कर रहे हैं। जाहिर है विपक्षी नेताओं को निशाना साधने का मौका मिल गया, तो बीजेपी ने भी अपना रुख साफ कर दिया। 3 तलाक पर विरोध करते हैं हम लोग। जेडीयू भी विरोध में है। बीजेपी क्या करेगा? जेडीयू का मिला सरकार चलाइए रहा है, उसका कौन ठिकाना है? आज जने कालोने जने जने रामविलास जी सत्ता जिसका आता है उसमें मंत्री रामविलास जी भी बनता है, तो दोनों एक के है। जो बहाल किया था उसको हम लोगों ने स्वागत किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उस पर कानून बनाया जाए, उस पर बहस चल रही है कि कानून बने तो कैसा बने।
वो कानून सिर्फ फायदे के लिए कानून हो या परेशान करने का कानून हो, ये बहस चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो स्टैंड है कि हम 3 तलाक कानून जो है समाप्त करेंगे। 3 तलाक जो है समाप्त होना चाहिए इस देश में, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। सियासत में समर्थन और विरोध दोनों के अपने मायने होते हैं। जाहिर है 3 तलाक बिल पर बीजेपी का स्टैंड अगर वैचारिक आधार पर मजबूत है तो जेडीयू भी उसी सख्ती से अपने रुख पर कायम है। अब देखना है कि दोनों दलों के कड़े तेवर कहीं बिहार के सियासी समीकरणों को लचीला न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर 3 तलाक पर जेडीयू के स्टैंड पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि हर दल का अपना स्टैंड है। जेडीयू का कुछ मुद्दों पर अपना रुख है जो जेडीयू की ओर से पहले से ही साफ कर दिया गया है। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी जेडीयू का बिहार में गठबंधन अटूट है और हर मुद्दे पर हर दल की राय एक जैसी नहीं हो सकती। देखिए, हर पार्टी का अलग अलग स्टैंड है। जनता दल यू का पहले दिन से कुछ मुद्दों पर स्टैंड रहा है, बीजेपी का अलग स्टैंड रहा है। तो ये पहले से मालूम है कि उनका स्टैंड क्या है। उन्होंने अपना स्टैंड रखा, बीजेपी का अपना स्टैंड है। तो कोई आवश्यक नहीं है कि जो बिहार की सरकार चलाने के लिए जो गठबंधन बना है वो विकास के मुद्दों पर बना है। बिहार विधान परिषद में आज उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की संपत्ति को लेकर आरजेडी ने जबरदस्त हंगामा किया। राबड़ी देवी ने सुशील मोदी को लेकर सदन में कई गंभीर आरोप लगाए। राबड़ी देवी और उनके विधान पार्षदों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि सुशील मोदी ने बुधवार को चारा घोटाले को लेकर लालू परिवार पर एक बार फिर से तंज कसा था। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों ने सरकार को जमकर घेरा। सदन की कार्यवाही से पहले विपक्षी सदस्यों ने बाढ़ सहित दूसरे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के निशाने पर रहे डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। राबड़ी देवी ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर सृजन घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। राबड़ी देवी ने कहा कि सुशील मोदी जब तक लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं लेते उनका खाना हजम नहीं होता। राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम के नार्को टेस्ट की जांच की मांग कर दी। जांच करवाया जाए सीबीआई से, हम मांग करते हैं। आज जो 15 साल चिल्ला रहा है लालू जी का चारा घोटाला। लालू जी मुख्यमंत्री थे तो घोटाला कर दिए, और नीतीश कुमार 15 साल से घोटाला हो रहा है। खान घोटाला हुआ, सृजन घोटाला हुआ। राबड़ी देवी के आरोपों पर विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष और सत्ता पक्ष में तू मैं हुई। सदन में राबड़ी देवी पूरे फॉर्म में थी। काफी आक्रामक तेवर में रही राबड़ी देवी के समर्थन में विपक्षी विधान परिषद सदस्य भी खड़े हुए तो बीजेपी सदस्यों ने टिप्पणी को लेकर राबड़ी देवी का विरोध किया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि नेता विरोधी दल व्यक्तिगत हित के मुद्दों को लेकर अनावश्यक रूप से क्रोधित होती है। सरकार थोड़ी मंजूर करेगा, जांच थोड़ी करेगा। सरकार करेगा तो सरकार के भी होगा ना, पूरा लोग के ना होगा, पूरा सब पार्टी के ना होगा। सरकार मानने के लिए तैयार है। अगर आपको सब जानकारी है और किस घोटाला की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, कोई माई का लाल पैदा लिया है जो माननीय नीतीश कुमार जी पर आज तक भ्रष्टाचार का आरोप लगा देगा। जैसे माननीय ललन सिंह जी, माननीय सुशील मोदी जी और उनके साथ रहने वाले माननीय शिवानंद तिवारी जी, उनको तो अद्यतन जानकारी है कि चारा घोटाला में लालू जी को सजा कैसे मिला। लोगों को डिमोरलाइज और हतोत्साहित करने के लिए जिस तरह से मर्यादा तोड़ करके अब शब्दों का उपयोग करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका संस्कार का परिचय है इस तरह का, और ऐसे लोग को परिचय की अब जरूरत नहीं है। बिहार विधान परिषद में आज का दिन राबड़ी देवी के नाम रहा। राबड़ी देवी की नाराजगी का बड़ा कारण सुशील मोदी के लालू परिवार पर अवैध संपत्ति जमा करने के आरोपों पर लगातार हमला बोलना है। दरअसल वे अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव के नाम पर करोड़ों का जिक्र करते हुए तंज कसते रहे हैं। पटना से शैलेंद्र और रुपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं राबड़ी देवी के आरोपों पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि वो नार्को टेस्ट की जांच के लिए तैयार हैं। सुशील मोदी ने कहा कि वो मेरे बेटे उत्कर्ष के नाम पर मॉल की बात कह रहे हैं। अगर कोई मॉल हो तो आज ही राबड़ी देवी के नाम लिख देंगे। उनके परिवार का एक भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जिसके पास अवैध संपत्ति नहीं होगी। और मैंने कहा कि भाई मेरे बारे में हो तो बताए। आज भी जो बोल रही थी तो कोई संपत्ति का नाम तो नहीं बता पाई। और जहाँ तक नार्को टेस्ट का सवाल है तो तैयार हूँ उसके लिए। वो कोर्ट में जाकर अनुमति लेकर आ जाए
और जब कहें जहां चलने के लिए मैं चलकर नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। विधानसभा में टोपोलैंड का मामला फिर से गूंजा। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के सदस्यों ने टोपोलैंड के मसले का हल निकालने की मांग की। सरकार की ओर से यह कहा गया कि विधि विभाग से राय के बाद इस पर ठोस हल का फैसला लिया जाएगा। 2016 में सरकार ने ऐसी जमीन का टैक्स और लगान लेना बंद कर दिया था जिसका सर्वे नहीं हुआ था। इसी जमीन को टोपोलैंड के नाम से जाना जाता है। ऐसी जमीन प्रदेश में 20,000 एकड़ से भी ज्यादा है। विधानसभा में गूंजा टोपोलैंड का मामला। टोपोलैंड का मालिकाना हक हो बहाल। जल्द सरकार की ओर से काटी जाएगी रसीद। मालिकाना हक को लेकर हो रहा है खून खराबा। आरजेडी के प्रहलाद यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए टोपोलैंड का मामला उठाया और सरकार से ये जानना चाहा कि ऐसी जमीन पर रसीद काटी जाए और किसानों को उनका हक दिया जाए। इस पर राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि सरकार विधि विभाग से राय ले रही है। इस पर ठोस नीति सामने लाई जाएगी। 3 पीढ़ी से महोदय, 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से जो टोपो जमीन है वह रैयत के जिम्मा है। उसका जमाबंदी भी चल रहा है। 38 साल की जो कंडीशन लगाए तो 100 साल से उसका जमाबंदी तैयार है। उसका निबंधन करवाना, रसीद कटाना और किसान को सब रसीद सुविधा देने का विचार रखते हैं। अब जब मंत्री जी जवाब दे दीजिए। सरकार गंभीर है, ये मैंने पहले भी कहा है और पूरी गंभीरता से इस विषय को देख रहा हूं और जल्द से जल्द इस मामले का निष्पादन करवाएंगे। मंत्री के जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। इनका कहना था कि 2017 में भी राजस्व विभाग की ओर से यही जवाब दिया गया था और 2019 में भी विधि विभाग से राय लेने की बात कही जा रही है। इससे साफ लगता है कि टोपोलैंड को लेकर सरकार गंभीर नहीं। वर्ष 2017 में हमने सोनपुर और दानापुर देरा से संबंधित ये प्रश्न किया था और प्रभारी मंत्री उस समय जो थे यही जवाब दिए थे जो विधि विभाग से परामर्श ले रहे हैं और परामर्श लेकर के करेंगे। ये पिछले 2 साल से विधि विभाग से क्या परामर्श रहे हैं माननीय मंत्री जी बतावें। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी टोपोलैंड की समस्या को गंभीर बताया और कहा कि इसकी वजह से जमीन विवाद हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। इसको देखते हुए सरकार स्थायी हल निकालने की कोशिश कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने मामले को गंभीर बताया और कहा कि सदस्यों की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो गंभीर हैं। इन सभी को सरकार को अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। जब नीति बने तो किसी तरह की समस्या नहीं रहे। माननीय मंत्री जी ने आपकी बातों के संदर्भ में यही बातें कही हैं कि इसमें टोपोलैंड में भूमि के स्वामित्व का मसला है, जो उस पर अधिकार किसका है और किसका होना चाहिए। इस संदर्भ में माननीय मंत्री ने बताया है कि वो विधि विभाग में लिख के विधि विभाग से परामर्श मांग रहे हैं। ये मांगे हैं, मैंने मांग चुके हैं और विधि विभाग से आवश्यक परामर्श प्राप्त होने पर ये एक सम्यक सरकार की नीति टोपोलैंड के बारे में बनाई। टोपोलैंड के मामले को लेकर लगातार विरोध होता रहा है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भी इसका मुद्दा उठा था और तब सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया था। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी टोपोलैंड पर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया जाना उसकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इलेक्ट्रिक कार से विधानसभा पहुंचे। सीएम ने इस कदम से पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने की कोशिश की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपनी नई गाड़ी से विधानसभा पहुंचे तो परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। नीतीश कुमार जिस कार से आए वो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली और साउंडलेस है। 4 घंटे चार्ज करने पर यह कार 140 किलोमीटर से ज्यादा चलती है। टाटा कंपनी की इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत है, इसलिए जो है अब आने वाले समय में सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगी। चार्जिंग स्टेशन भी बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और भारी संख्या में पटना के विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जाएंगे और इसकी शुरुआत सचिवालय से की जा रही है। सचिवालय में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है।
इलेक्ट्रिक कार से मुख्यमंत्री के सदन पहुंचने पर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों ने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर नीतीश कुमार के उठाए गए कदम की सराहना की, तो पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इसे मुख्यमंत्री का शौक बता दिया। वहीं आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने तो मुख्यमंत्री से सभी सदस्यों को कार देने की मांग कर दी। उनका शौक है, वो अपना घूमते हैं, चोला बदलते रहते हैं। हमें जो जानकारी मिली, मैंने कहा कि माननीय विधायकों को भी हुजूर ये गाड़ी मुहैया कराया जाए, तो उन्होंने मुस्कुरा कर चल दिया। वो तो बेहतर ढंग से वही बताएंगे। इलेक्ट्रिक कार जब पब्लिक के लिए ओपन होने जा रहा है, जब शुरुआत हुई है, तो सब विधायक को लेने का अधिकार है। विधानसभा के संवैधानिक रूप से जो है, आप उस तरह का तो गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें कहाँ प्रॉब्लम। नीतीश कुमार हमेशा से पर्यावरण को बचाने को लेकर सजग रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में विधानमंडल दल के नेताओं से राय भी मांगी थी। पर्यावरण को लेकर देश भर में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों समेत राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इस दिशा में जोर देते हुए वृक्षारोपण पर बल दे रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से हुई इस शुरुआत को एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। पटना से शैलेंद्र और रुपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में बाढ़ ने भरपूर तबाही मचाई। 100 से ऊपर जाने चली गई। बाढ़ का प्रकोप कुछ कम हुआ तो लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन पिछले 2 दिनों से नेपाल और उत्तर बिहार में हो रही मूसलाधार बारिश से एक बार फिर नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की आफत फिर दस्तक देने के लिए लौट आई है। नदी फिर खतरे के निशान के पार, फिर दहशत में बाढ़ पीड़ित परिवार। अब उजड़ न जाए नामो निशान। आफत पर रहम करो भगवान। मूसलाधार बारिश ने पहले से ही बाढ़ की आपदा से ग्रस्त इलाकों में फिर दहशत कायम कर दी है। नदियां फिर खतरे के निशान के पार पहुंचने लगी हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से सीतामढ़ी, शिवहर की नदियों में जल स्तर बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ने के कारण शिवहर सीतामढ़ी निर्माणाधीन NH 104 पर पानी चढ़ गया है और यातायात पूरी तरह बाधित है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल और मधुबनी जिले में हुई बारिश से गागन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के उफान से सीमावर्ती इलाके लदनिया प्रखंड के पथलगाड़ा, दोनवारी समेत कई गांवों में गागन नदी के बाढ़ का पानी घुस गया है। योगिया गांव के समीप NH 227 के डायवर्जन पर 2 फीट पानी चढ़ जाने से जयनगर लदनिया यातायात बंद हो गया है। बाढ़ का पानी उतरने के हफ्ते भर के भीतर फिर से बाढ़ ने फारबिसगंज के पूर्वी दर्जनों गांव में दस्तक दे दी है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से फरमान नदी उफान पर है, जिसके कारण पूर्वी भाग के दर्जनों गांव के घरों और सड़कों पर बाढ़ का पानी घुस गया है। पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण इलाके के लोग काफी दहशत में हैं। तेज मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से मोतिहारी में बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। नेपाल से निकलने वाली बूढ़ी गंडक, सिकरहना, तिलावे और गाद नदियां उफान पर है और इन नदियों के तटबंध पर दबाव बढ़ने लगा है। मिथिला क्षेत्र में बाढ़ का कहर जारी है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने बाढ़ से अधिक प्रभावित क्षेत्रों के दुर्गम इलाकों में जहां राहत और बचाव कार्य चलाने का कोई साधन नहीं, वहां के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। भारतीय वायुसेना के दरभंगा एयरपोर्ट से 2 हेलीकॉप्टर को इस कार्य के लिए लगाया गया है, जिनके माध्यम से बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाई जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण इस कार्य में काफी कठिनाइयां भी हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। औरंगाबाद में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। देव थाना इलाके के सतनदिया जंगल में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मुठभेड़ के बाद 7 हथियार भी बरामद किए गए। बरामद हथियार में एक AK-47, 3 इंसॉस राइफल और एक 303 की राइफल शामिल है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। CRPF, STF और कोबरा टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।